नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पॉप एग्जोसिस्ट में। ये कहानी 1987 की है। गर्मियों में देर रात को फादर गैब्रियल अपने स्कूटर की सवारी करते हुए एक फार्म हाउस पर पहुंचते हैं, जहां पर एक जवान आदमी को एक डीमन ने अपने वश में कर लिया है। वे अपनी अटैची लेता है और लोगों की भीड़ से होते हुए परिवार के घर में जाता है। वहां का प्रीस्ट उसे उस व्यक्ति के परिवार से मिलवाता है और ये बताता है कि उन्होंने कई डॉक्टरों से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। गैब्रियल लड़की को ड्राइंग करते हुए देखता है और पूछता है कि वो क्या बना रही है। लड़की बताती है कि वो बना रही है। गैब्रियल उन्हें भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहता है और पूरा परिवार घर से बाहर चला जाता है और वो अपना काम चालू करता है। बगल के कमरे में युवक बिस्तर पर लेटा हुआ है और चिल्ला रहा है और अपने शरीर को इधर उधर मोड़ रहा है। गैब्रियल खुद को क्रॉस करता है और अपना ब्रीफकेस खोलता है। वो आदमी उसे बताता है कि वो सेटन है। फादर संदेह व्यक्त करते हैं, जिससे वो युवक चिल्लाता है। फादर फिर एक मेडल निकालते हैं जिस पर लिखा होता है बिगोन सेटन, मतलब सेटन चले जाओ। आदमी मेडल को घूरता है और गैब्रियल डीमन से पूछता है कि उसने किसी अधिक शक्तिशाली के बजाय एक मासूम लड़के को अपने वश में क्यों किया। डीमन जवाब देता है कि वे जिसे चाहे अपने वश में कर सकता है। गैब्रियल किसान को सुअर को कमरे में लाने के लिए कहता है और डीमन को जानवर में जाके अपनी शक्ति साबित करने के लिए चुनौती देता है। आदमी चिल्लाता है और बिस्तर पर गिर जाता है और किसान बंदूक से सुअर को उड़ा देता है। गैब्रियल आदमी को गले लगाता है और उससे बताता है कि डीमन आखिरकार चला गया है। एक महीने बाद एक अमेरिकी परिवार स्पेन में एक एबी में आता है। एबी का मतलब चर्च का मठ, जैसे मंदिर का मठ होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। वो एबी उस परिवार को विरासत में मिली है और अपने पिता की मृत्यु के बाद वो उसकी मरम्मत करवा रहे हैं। वे अंदर जाते हैं और जूलिया ठेकेदार और उस इलाके के प्रीस्ट फादर थॉमस से मिलती है। फादर उन्हें एबी की मरम्मत करवाने के लिए धन्यवाद देता है और अगर उन्हें कुछ चाहिए तो उसको याद करने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ एमी परिवार की सबसे बड़ी बच्ची है, जो कि एक सिगरेट के लिए अपने कपड़े उतार देती है। फिर वो अपने दांतों को ब्रश करती है और जब वो मुंह में ले रही होती है, क्या बोला तूने? मतलब ब्रश कर रही होती है, तब उसको धक धक की आवाज आती है। हैमी कमरे में चारों ओर देखती है लेकिन कुछ नहीं दिखता और वो पीछे के दरवाजे में प्रकट होने वाली राक्षसी चेहरे पर भी ध्यान नहीं देती। फिर से दस्तक सुनकर वो दरवाजा खोलती है, लेकिन वो उसका छोटा भाई हेनरी है और वो उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। हेनरी म्यूजिक सुनते हुए एबी के चारों ओर घूमता है और अंततः अकेला ही सुरंगों में घुस जाता है। वह एक शैतानी फुसफुसाहट सुनता है जो उसे दीवार के एक छेद के पास ले जाती है। वो झांकता है और उसको एक सील दिखाई देती है जो कि थोड़ी टूट रही है। ऊपर एमी अपनी सील तोड़वाने के लिए बैठी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तभी उसकी माँ उसको उसके भाई पर नजर रखने के लिए कहती है, ये बताते हुए कि उसे एबी को ठीक कराने के दौरान उसकी देखभाल करने में उसकी मदद की जरूरत है। बेबी सिटिंग के काम से परेशान होकर वे अपनी माँ को मिडिल फिंगर दिखाती है और अपना संगीत सुनने के लिए वापस लेट जाती है। वापस रोम में गैब्रियल और उसका दोस्त बिशप लुमुम्बा वेटिकन पहुंचते हैं, जहां उसे भूत भगाने की उसकी प्रैक्टिस के बारे में एक औपचारिक सुनवाई में भाग लेने के लिए बुलवाया गया है। वे फार्म हाउस में उसके हाल ही के स्टंट के बारे में उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन उसका कहना है कि उसने वहां भूत भगाने का प्रदर्शन नहीं किया। वो बताता है कि लड़का मानसिक रूप से बीमार था और उसने उसे ठीक करने के लिए एक नाटक क्रिएट किया। गैब्रियल उनसे पूछता है कि ये मीटिंग असल में किसके बारे में है और वे बताते हैं कि वे चाहते हैं कि वह चीफ एग्जोर्सिस्ट के अपने पद को छोड़ दे। वह कहता है कि वह केवल पोप को जवाब देता है और अगर उन्हें कोई समस्या है तो बॉस से बात करें, और वो कमरे से बाहर निकल जाता है। एबी में वापस जूलिया बिजली के बिल को देखकर सोच रही होती है कि सब्सिडी मिली है या नहीं। तब अंधेरे में कहीं से उसको एक शोर की आवाज सुनाई देती है और जांच करने के लिए वह जाती है तो वह नोटिस करती है कि जगह बहुत ठंडी है, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखता। वह हेनरी के कमरे में जाती है और देखती है कि वह बिस्तर पर सो रहा है और उसके हेडफोन में तेज संगीत बज रहा है। वो हेडफोन को उतार देती है और माथे पर किस देने के बाद अपने कमरे में वापस चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है, लड़की की आंखें खुलती है, जिससे पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। नीचे तहखाने में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को दीवार में एक छेद दिखता है। उनमें से एक आग जलाता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि गैस लीक हो रखी है और अचानक पूरी जगह आग की लपटों में जल जाती है। बाहर ठेकेदार बताता है कि गैस लीक होने की वजह से वो काम जारी नहीं रख सकते हैं और वो तुरंत अपनी टीम के साथ वहाँ से चला जाता है। बेडरूम में ऊपर हेनरी अजीब रूप से हिलना शुरू कर देता है और एमी अपनी माँ को चिल्लाकर बुलाती है। जूलिया उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है, लेकिन लड़का अचानक बिस्तर पर बैठ जाता है, ये कहते हुए कि वे सभी मरने वाले हैं और वो अपने चेहरे को नाखूनों से खरोचने लगता है। वे हेनरी को अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन कई टेस्ट करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि उसके वाइटल्स और मानसिक संतुलन सब कुछ सामान्य है। वे पूछते हैं कि हाल ही में उसने कोई आघात का अनुभव किया है क्या, और जूलिया बताती है कि उसने अपने पिता को एक कार दुर्घटना में मरते हुए देखा था। एक पेड़ की शाखा ने उसके सर को पेनिट्रेट कर दिया था, जिस तरह से वो मुझे पेनिट्रेट करते थे। ये सोचकर कि ऐसी दुर्घटना किसी भी
बच्चे का मानसिक संतुलन खराब कर सकती है। डॉक्टर सुझाव देता है कि वह टेम्पररी साइकोसिस से गुजर रहा है और जूलिया को एक मनोवैज्ञानिक के पास जाने के लिए बोलता है और उसे सेडेटिव का एक डिब्बा देता है। अगर वह खुद को फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके लिए। एबी में वापस जूलिया एक स्पेशलिस्ट से संपर्क करने की कोशिश करती है, जबकि एमी अपने भाई की देखभाल करती है। वह कुछ बर्फ के टुकड़े लेने के लिए फ्रीजर के पास जाती है जब अचानक बिजली चली जाती है और हेनरी बिस्तर पर बैठ जाता है। एमी बिजली के स्विच को पलटने के लिए बेसमेंट में जाती है, जबकि जूलिया अपने बेटे को आराम देने की कोशिश करती है। अचानक वे अपनी माँ की छाती पकड़ लेता है और बोलता है कि उसका दूध पीना है, दूध तो हमें भी पीना है। वो राक्षसी आवाज में गुर्राता है और मांग करता है कि प्रिस्ट को बुलाया जाए। वो फादर थॉमस को बुलाते हैं, लेकिन जैसे ही वे कमरे में प्रवेश करता है डीमन उसे बाहर फेंक देता है, जिससे पता चलता है कि वह वो प्रिस्ट नहीं है जिसकी वो तलाश कर रहा है। इस बीच गैब्रियल पोप से मिलने जाता है और पोप उसे बताता है कि एक विशेष मामला है जिस पर उसे ध्यान देने की आवश्यकता है। वह उसे बताता है कि स्पेन में क्या चल रहा है और उसे चेतावनी देता है कि लड़के पर डीमन का पोजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पोप एबी से आने वाली ईगल को भाप लेता है और बहुत देर होने से पहले गैब्रियल को चीजों की तह तक जाने के लिए भेज देता है। गैब्रियल स्पेन के लिए पूरे रास्ते अपने स्कूटर की सवारी करता है और घर पहुंच जाता है। वे इधर उधर देखने के लिए बगीचे में घूमता है और फादर थॉमस उसका अभिवादन करने के लिए बाहर आते हैं। वे गैब्रियल को जानते हैं उसके लेखन के कारण और उसे परिवार से मिलने के लिए अंदर ले जाता है। गैब्रियल अपना परिचय देता है और जूलिया सवाल करती है कि चर्च को उनके मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है। वह बताता है कि डॉक्टरों ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया है और बोलता है कि उसको हेनरी को एक बार चेक करने दे और उसके बाद वो सोचेंगे कि आगे क्या करना है। एमी कहती है कि उनको एक मौका देना चाहिए और माँ अंत में उसे हेनरी को दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और उन्हें ऊपर कमरे में ले जाती है। गैब्रियल अकेले ही कमरे में प्रवेश करता है और हेनरी से पूछता है कि क्या वह जाग रहा है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। वह अपना ब्रीफकेस नीचे रखता है और मेडल बाहर निकालता है और अपनी तशरीफ को कुर्सी पर रखकर प्रार्थना करने लगता है। अचानक लड़के की आंखें खुलती हैं और वह बहुत ज्यादा डीमन के वश में लग रहा है। वह गैब्रियल पर चिल्लाता है कि उसकी प्रार्थना बेकार है और फादर उसको मेडल दिखाते हैं, जिससे उसकी डीमन वाली आंखें दिखाई देती है। गैब्रियल डीमन से पूछता है कि उसने लड़के को क्यों अपने वश में किया है और डीमन बोलता है कि उसका असली लक्ष्य उसको अपने वश में करना है। फादर डीमन को बताते हैं कि उसके पास भगवान से ज्यादा ताकत नहीं है, लेकिन डीमन गैब्रियल को ताना मारते हुए कि वह नहीं जानता है कि उसका पाला किससे पड़ा है। गैब्रियल उसे अपना नाम बोलने की चुनौती देता है, लेकिन डीमन उसके जाल में नहीं फंसता और बोलता है कि वो नहीं है और वो उसके इतिहास के बारे में काफी कुछ जानता है और उसे वर्ल्ड वॉर 2 की याद दिलाता है जब वो मरने का नाटक कर रहा था ताकि वो जर्मन फौज द्वारा ना मारा जाए। अचानक लड़के का दम घुटने लगता है और उसका गला सूज जाता है और वह बेड पर एक मरी हुई चिड़िया को थूक देता है। ये महसूस करते हुए कि ये आसान नहीं होगा, गैब्रियल खुद को क्रॉस करता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वे जाता है डीमन उसे ताना मारता है कि आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, फिर से पधारिएगा। बाहर हॉल में गैब्रियल थॉमस को बताता है कि लड़के को ऐसी बातें पता हैं जो वह तब तक नहीं जान सकता है जब तक कि वह वास्तव में डीमन के कब्जे में ना हो। वह बोलता है कि उसे जूलिया से बात करने और ये पता लगाने की जरूरत है कि डीमन ने उसके बेटे को क्यों चुना। गैब्रियल माँ को समझाता है कि उसका बेटा एक बहुत शक्तिशाली डीमन के कब्जे में है और बताता है कि एबी से बाहर निकलने की कोशिश करना घातक हो सकता है और अब उसे वापस लाने का एकमात्र तरीका उनका भगवान के ऊपर विश्वास ही है। वह उससे पूछता है कि क्या लड़के को कुछ हुआ है क्या, और जूलिया उसे कार दुर्घटना के बारे में बताती है। उसने अपने पिता को मरते हुए देखा था जब एक लकड़ी की शाखा ने उनके सर को पेनिट्रेट कर दिया था, जैसे कि वो मेरे को पेनिट्रेट करते थे। गैब्रियल बताता है कि गंभीर आघात बुरी आत्माओं के लिए प्रवेश द्वार हो सकता है, लेकिन अगर वे अपने बेटे से प्यार करती है और उसके लिए प्रार्थना करती है तो वह अभी भी उसके जीवन को बचा सकते हैं। ऊपर एमी अकेले अपना संगीत सुन रही होती जब वह दीवार पर कई सारी नौकरों की आवाज सुनती है और अपने भाई को देखने के लिए जाती है, लेकिन वह उस पर गुर्राता है और कहता है कि वह नर्क में है, जिससे डर कर वह अपने कमरे में वापस चली जाती है। वह बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेती है और तभी फोन की घंटी बजती है, पर फोन पर उसको उसके मरे हुए पिता की आवाज सुनाई देती है जो कहते हैं कि वो सभी मरने वाले हैं। एमी घबरा जाती है और अपनी माँ और गैब्रियल को सब बताने के लिए दौड़ती है। वे फादर से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और वह बोलता है कि उन्हें पार्टी करनी चाहिए।
वह उन्हें आराम करने के लिए कहता है और अपने काम पर निकल जाता है। गैब्रियल लड़के के कमरे में वापस जाता है और दरवाजे के बाहर प्रार्थना करता है, जबकि थॉमस उससे उसकी योजना के बारे में पूछता है। वह कहते हैं कि उन्हें भूत भगाने के लिए उसका नाम जानने की जरूरत है और वो ऐसा निरंतर प्रार्थना के साथ उसे यातना देकर करेंगे। गैब्रियल थॉमस से कहता है कि उसे अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा डीमन उनका उपयोग उसके विरोध करेगा। लेकिन थॉमस कहता है कि वह 8 महीने से अपराध स्वीकार करने नहीं गया है, उसके पास 8 महीने के कन्फेशन सुनने का टाइम नहीं है। इसलिए गैब्रियल उसे उसके पापों से मुक्त करता है और उसे बताता है कि उसे क्षमा कर दिया गया है। वह थॉमस से पूछता है कि वह कौन से भूत भगाने वाले मंत्र जानता है। जवाब में वो बोलता है कि वह कोई मंत्र नहीं जानता है क्योंकि उसको उसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। गैब्रियल उसे हेल मैरी का पाठ करने के लिए कहता है और बोलता है कि उसको डीमन के साथ कोई बात नहीं करनी है। अपनी योजना के साथ दोनों अगले दौर की लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वे कमरे में दाखिल होते हैं, डीमन उन्हें लगातार ताने मारने लगता है। उसकी उपेक्षा करते हुए गैब्रियल भूत भगाना शुरू कर देता है, जिससे बच्चा दर्द में इधर उधर होने लगता है। अचानक रोशनी चली जाती है और गैब्रियल का सामना रोजारिया नाम की एक लड़की की याद से होता है जिसने खुद की जान ले ली थी। जब प्रिस्ट ने बताया था कि वो किसी डीमन के वश में नहीं है और उसे मेडिकल प्रोफेशनल्स को सौंप दिया था उसके इलाज के लिए, वे खुद को होश में लाता है कि वह वास्तव में वहाँ नहीं है। महिला बिस्तर पर गिर जाती है और वापस लड़के में बदल जाती है, लेकिन ये अनुभव उसे हिलाकर रख देता है। थॉमस की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए डीमन उसे एडेला नाम की एक युवती के साथ संबंध बनाने के लिए शर्मिंदा करता है, जो कि उसके प्रीस्ट के कर्तव्यों के खिलाफ है, जिससे वह अपना आपा खो देता है और डीमन का तेज वो दबाने लगता है। गैब्रियल उसे डीमन से दूर करता है और वे फिर शांत होने के लिए हॉल में जाते हैं। थॉमस सीढ़ियों पर बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है और गैब्रियल उसको दिलासा देने के लिए आता है। वह बताता है कि एडेला उसके जीवन का प्यार थी और वह चाहती थी कि वह प्रिस्ट का काम छोड़ दे ताकि वे एक साथ हो सके, लेकिन इससे पहले कि चीजें बहुत आगे बढ़ती उसने उसे ठुकरा दिया। गैब्रियल उसे उसके पापों के लिए क्षमा कर देता है और थॉमस खुद को शांत करता है। वे गैब्रियल से रसोई के बारे में पूछता है। क्या बोला तूने? वे गैब्रियल से रोजारिया के बारे में पूछता है और फादर बताते हैं कि वे एक लड़की थी जिसकी उसे मदद करनी चाहिए थी पर वो नहीं कर पाया, और वह ये भी बोलता है कि डीमन उसकी यादों का उपयोग करके उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। वह थॉमस को एक लैटिन भाषा वाली प्रार्थना पुस्तक देता है और उसे अगली लड़ाई के लिए एक विशेष मंत्र सीखने के लिए कहता है। अचानक उसे पता चलता है कि डीमन सिर्फ लड़के के पीछे नहीं है, उसका और भी कुछ मकसद है। ये कहकर वो किसी चीज की जांच करने के लिए चला जाता है और थॉमस को दरवाजे के बाहर खड़े होने और हर कीमत पर बच्चे की रक्षा करने के लिए बोलता है। गैब्रियल बगीचे में जाता है और एक कुएं के ऊपर से कुछ लकड़ी की बेलों को हटाता है, जिससे पता चलता है कि कुएं के ढक्कन को वेटिकन की मुहर के साथ सील किया गया है। वे अपने स्कूटर के पीछे रस्सी बांधता है और उस ढक्कन को खींच लेता है। अंधेरे में झांकते हुए वे देखता है कि दीवारें मानव खोपड़ियों से सजी पड़ी है। वे अच्छे से देखने के लिए एक कपड़ा जलाकर उसमें गिराता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बारिश हो रही है तो उसमें कपड़े में आग कैसे लग गई, लेकिन आग से गैस प्रज्वलित होती है जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है, पर वह समय रहते हुए बच जाता है। इस बीच डीमन परिवार के हर सदस्य पर हमला करना शुरू कर देता है। जूलिया बिस्तर पर अकेले लेटी होती है जब उसकी दीवार पर क्रूसीफिक्स उल्टा हो जाता है और एक हाथ आता है और उसके दबाने लगता है। वह उठती है और डर के मारे चिल्लाती है, लेकिन हाथ उसके मुंह को ढक देता है और उसे बिस्तर में ले जाने की कोशिश करता है। एमी अपनी चादर के नीचे दुबक जाती है, तब एक अनदेखी ताकत उसे उसके बेड से उठाकर फेंक देती है। वह कोठरी में छिपने के लिए जाती है। डीमन दरवाजे पर दस्तक देता है और एक अदृश्य पंजे के साथ दीवारों को तोड़ता है और रोशनी वाले बल्ब को चकनाचूर कर देता है, जिससे वह अंधेरे में डूब जाती है। जब ये सब चल रहा होता है तो थॉमस हेनरी की जांच करने के लिए जाता है और उसे बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ देखता है। वो उसे करीब जाता है और अचानक लड़का उस पर झपट्टा मारता है और सब कान काट लेता है और गुर्राता है और उसके चेहरे को देखकर हंसता है, जिससे वह हॉल में वापस चला जाता है। गैब्रियल दौड़ते हुए अंदर आता है और थॉमस को देखता है, जो कि ऐसा लग रहा है कि किसी से पिटकर आया है। वे जूलिया के कमरे में एक चीख की आवाज सुनते हैं और उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं और समय रहते हुए उसे बिस्तर से बाहर खींच लेते हैं। इसके बाद वे एमी के कमरे में भागते हैं और गैब्रियल कोठरी के दरवाजे को दया की तरह लात मारकर तोड़ देता है और अंदर वो उसको डीमन के साथ कुश्ती लड़ते हुए देखते हैं। वे खुद को क्रॉस करता है और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देता है और लड़की खोपचे से बाहर निकलती है। थॉमस कोठरी की जांच करता है और उसे दीवार में लड़की के नाखून का एक टुकड़ा मिलता है और गैब्रियल उसे महिला को चैपल में ले जाने के लिए कहता है। महिलाएं थोड़ा आराम करने के लिए लेट जाती हैं और गैब्रियल और थॉमस फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। गैब्रियल बताता है कि डीमन अपनी वास्तविक योजना से उन्हें दूर करने के लिए ये सारी गड़बड़ कर रहा है। वह थॉमस को कुएं की एक खोपड़ी दिखा
दिखाता है और उसे कहता है कि वह उसके साथ बगीचे में जाए ताकि वह उसे दिखा सके कि उसने क्या खोजा है। दोनों कुएं के पास जाते हैं और नीचे की ओर एक टॉर्च से रोशनी करते हैं जो कि स्पेनिश इंक्विजिशन की सील और नीचे के पत्थरों को रोशन करती है। गैब्रियल बताते हैं कि ये चर्च के इतिहास का सबसे काला समय था और कहता है कि एबी के नीचे कुछ छिपा होना चाहिए। वो फिर सुरंगों में नीचे उतरते हैं ये पता लगाने के लिए वास्तव में वहाँ क्या है। वे दीवार के छेद के पास आते हैं जिसे हेनरी ने पहले खोजा था और वे पत्थरों को तोड़ते हैं जिससे उन्हें वेटिकन सील वाली एक दीवार दिखती है। गैब्रियल थॉमस को पीछे होने के लिए कहता है और अपने स्लेज हैमर के साथ दीवार पर हमला करता है जिससे दीवार टूट जाती है और वे अंदर घुस जाते हैं। फिर वे इधर उधर देखते हैं। दोनों अपने आप को एक गुफा में एक लाश के साथ आमने सामने पाते हैं जो कि एक पिंजरे में है। गैब्रियल नोटिस करता है कि बॉडी ने कार्डिनल रक्षक की अंगूठी पहनी हुई है और ये महसूस करता है कि जब उसका एक्सिज्म फेल हो गया तो आदमी को उसकी सुरक्षा के लिए पिंजरे में डाल दिया गया। डीमन को हमेशा के लिए एबी के नीचे दफनाने के लिए थॉमस से गेट खोलने की कोशिश करता है जो गुफा में और गहराई तक जाती है लेकिन वह उसे खोल नहीं पाता। गैब्रियल कहता है कि डेड बॉडी में एक चाबी होनी चाहिए। वह बॉडी की तलाश करता है और अंत में आदमी के पेट को खोलता है और उसकी अंतड़ियां खाने लगता है। क्या बोला तूने? सॉरी, मेरा मतलब है कि वो चाबी को भीतर से बाहर निकालता है। वे गेट खोलते हैं और नीचे सुरंगों में जाते हैं ये देखने के लिए कि उन्हें क्या मिल सकता है। इस बीच वेटिकन में वापस पोप ने एबी के बारे में एक किताब में मिले एक नोट को पढ़ा और महसूस किया कि गैब्रियल जानलेवा खतरे में है। वे जमीन पर गिर जाता है अपनी छाती पकड़े हुए और अन्य सभी उसे अस्पताल ले जाते हैं। जूलियट चैपल में जाती है और देखती है कि एमी वहाँ नहीं है। वह दवाई से भरी एक सुई तैयार करती है जो डॉक्टर ने उसे दी थी और ऊपर जाती है और दोनों बच्चों को एक साथ मस्ती करते हुए देखती है। वो दोनों एक साथ सेम चीजें बोलते हैं जिससे पता चलता है कि डीमन ने एमी की ले ली है आत्मा कब्जे में। जूलिया एमी को पकड़ लेती है लेकिन डीमन उसे एक दीवार में फेंक देता है और दोनों का गला घोटने लगता है। दूसरी तरफ गैब्रियल और थॉमस गुफा में और गहराई में जाते हैं और अंततः एक खतरनाक दिखने वाले अनुष्ठान कक्ष में प्रवेश करते हैं। एक लाश कमरे के बीच में एक सिंहासन पर बैठी हुई दिखती है और गैब्रियल को पता चलता है ये फ्रायर डियोगिया का शरीर है जो अब तक के सबसे शक्तिशाली एग्जोसिस्ट में से एक थे। उन्हें उसके शरीर में एक जर्नल मिलती है और वो उसे पढ़ते हैं। कई शताब्दियों पहले एक अत्यंत शक्तिशाली डीमन को भगाने के लिए उस आदमी को बुलाया गया था पर फ्रायर खुद डीमन के वश में आ गए जिसकी वजह से उन्होंने डीमन के वश में काफी सारे खतरनाक काम किए। गैब्रियल को पता चलता है कि चर्च ने उसे यहाँ दफनाया होगा। किताब में खोजने पर गैब्रियल को अंत में डीमन का नाम मिल जाता है, द किंग ऑफ हेल अस्मोडियस। और गुफा में जैसे ही फादर डीमन का नाम पढ़ते हैं ऊपर डीमन की पकड़ कमजोर हो जाती है और वो दोनों बच जाते हैं और एमी सुई उठा के अपने भाई की गर्दन पर मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर उसे चादर की सहायता से बिस्तर पर लपेट दिया जाता है। नीचे गुफा में सारे ज्ञान के साथ गैब्रियल का कहना है कि उनके पास वह है जो उन्हें डीमन को हराने के लिए चाहिए लेकिन आखिरी लड़ाई से पहले उन्हें एक बार और अपनी गलतियों को कन्फेस करना होगा। वह थॉमस को बताता है कि वह अभी भी रोजोरिया को न बचाने के लिए खुद को दोषी मानता है जिसको वो बचा सकता था लेकिन थॉमस उसे उसके पापों से मुक्त कर देता है। अपने बोझ से मुक्त होने के बाद गैब्रियल लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ऊपर गैब्रियल अपना नेकलेस थॉमस को देता है और सबको भगवान के कवच का आशीर्वाद देता है। वह सभी को चेतावनी देता है कि डीमन उनके पापों को उनके विरुद्ध उपयोग करेगा और जो कुछ वे देखते हैं या सुनते हैं उस पर विश्वास न करें। वे हेनरी के कमरे में जाते हैं और उसे काफी बुरी हालत में पाते हैं। डीमन उन्हें उंगली करना शुरू कर देता है और गैब्रियल लड़कियों को हेनरी के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है और वो और थॉमस प्रार्थना चालू करते हैं। अचानक वे ऊपर देखता है और रोजरिया को छत पर पाता है जो कि एक पक्षी खा रही है पर वो उस पर ध्यान नहीं देता है ये सोचते हुए कि वो एक भ्रम है। डीमन थॉमस पर भी वही चाल चलता है और उसे नंगी पुंगी लड़की दिखती है लेकिन थॉमस अब घी का चैट बन गया है और उस लड़की की याद को भुला देता है जिससे नंगी पुंगी लड़की गुस्से में चिल्लाती है और गायब हो जाती है। गैब्रियल उसके नाम से अस्मोडियस को बुलाता है और एक क्रूसीफिक्स को अपने हाथ में पकड़ता है जिससे पूरा कमरा हिलने लगता है। प्रीस्ट अपनी प्रार्थना जारी रखता है और लड़का बेड पर गिर जाता है लेकिन पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। हेनरी अपनी माँ को अपनी आवाज में बुलाना शुरू करता है और गैब्रियल उसे उससे बात करने और उसकी मदद करने के लिए कहता है पर उनके पीछे एमी अचानक एक बार फिर से डीमन के वश में चली जाती है। उसका शरीर अजीब ढंग से मुड़ने लगता है और वो फर्श पर रेंगती है और स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर चढ़ जाती है। हेनरी भी उठता है और गैब्रियल को दीवार पर चिपका देता है जबकि एमी अपनी माँ को बाथरूम में ले जाती है और उसके सिर को सिंक पर मारती है। थॉमस मदद करने के लिए दौड़ता है लेकिन डीमन उसे हवा में उठा लेता है और उसके स्टॉल से उसका गला घोटने लगता है। एमी अपनी माँ के ऊपर खड़ी हो जाती है और उसको मारने के लिए उसका गला दबाती है। कोई विकल्प न होने के कारण गैब्रियल डीमन से कहता है कि वो उन सबको जाने दे और बदले में उसे वश में कर ले। काली नसें उसके
हादसे होते हुए गैब्रियल के चेहरे पर छा जाती है और अचानक एमी और हेनरी डीमन के चंगुल से बाहर निकल जाते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। गैब्रियल थॉमस को उसका क्रूसीफिक्स लेने और परिवार को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है और वे कार में जाने के लिए दौड़ते हैं, फादर को पीछे छोड़ते हुए जिसको डीमन वश में कर रहा है। फादर अपना खात्मा करने की कोशिश करते हैं पर डीमन उसे ऐसा नहीं करने देता और वो चर्च के नीचे गुफा में भाग जाते हैं। फ्रायर की लाश के सामने खड़ा होकर वो खुद को आग लगाने की तैयारी करता है। तभी कमरे के बीचों बीच पानी के कुंड पर रोशनी की किरण पड़ती है और वर्जिन मैरी की तरह दिखने वाली आत्मा दिखाई देती है। गैब्रियल उसके सामने घुटने टेक देता है लेकिन डीमन उससे अपने वश में करता है और पता चलता है कि वो तो रोजरिया है जो उसे फिर से परेशान करने आई है। थॉमस मदद के लिए दौड़ता हुआ आता है और गैब्रियल को अपने हाथ में राजदंड के साथ सिंहासन पर बैठा हुआ देखता है। फिर शैतानी आवाज में थॉमस से बात करता है और बताता है कि गैब्रियल तो गया और उसे भी यहाँ से जाना होगा। थॉमस उसकी बातों को अनदेखा कर देता है और गैब्रियल को आवाज लगाता है और उसे लड़ने के लिए बोलता है। तभी वे अपने राजदंड को जमीन पर पटकता है और चारों ओर पत्थर की नक्काशी आग की लपटों में जल जाती है। बिना डरे थॉमस प्रार्थना शुरू कर देता है जिससे गैब्रियल वापस सिंहासन पर गिर जाता है। वो डीमन के वश से बाहर आने लगता है लेकिन डीमन उसे कमरे के सेंटर में ले आता है पर थॉमस प्रार्थना करना जारी रखता है। अचानक डीमन थॉमस को एक लोहे की कैस्केट पर फेंक देता है और एक खूनी अडेला जो कि नंगी पुंगी है बाहर निकलती है और उसकी ओर बढ़ती है और एक हाथ से उठाकर उसे पानी में फेंक देती है। आखिरी समय में वह अपने गले के मेडल को लेता है और उसे उसके सिर पर रखता है जिससे बंदी एक गुब्बारे की तरह फट जाती है। एडेला के जाने के बाद थॉमस गैब्रियल को क्रूसीफिक्स देता है और वह इसे रोजरिया के सिर पर रखता है और वह उसे पुल में डाल देता है ताकि वो ठंडी हो जाए क्योंकि गर्मी काफी बढ़ गई है ना इसलिए। और डीमन वापस नर्क में चला जाता है जैसे ही वो प्रार्थना बंद करते हैं। दोनों अभी भी जीवित हैं। गैब्रियल थॉमस को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है और दोनों दारू पीकर पार्टी करते हैं। कुछ समय बाद वेटिकन पर वापस गैब्रियल और थॉमस पॉप से मिलते हैं। वह उन्हें बताता है कि उन्हें उन पर गर्व है। बिशप लुमुम्बा भी वहां आते हैं और उन्हें बताते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है। वह उन्हें जानकारी देते हैं कि वेटिकन ने परिवार से एबी को खरीद लिया है और वहाँ की मिट्टी को भी फिर से पवित्र कर दिया है और उनका परिवार वापस यूएसए चला गया है। हेनरी भी पूरी तरह से ठीक हो गया है। फ्रायर जनरल ने दुनिया भर में कई अपवित्र स्थलों की लिस्ट बनाई थी। फादर थॉमस की मदद से गैब्रियल बुरी आत्मा को खोजने और नष्ट करने के लिए सहमत हो जाता है चाहे वो जहाँ भी छिपी हो। और इस तरह ये मूवी यहीं पे समाप्त होती है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।